स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट किस चीज का? गवर्नमेंटल पॉलिसी चेंजेस का। जो मैंने आपको बताया था कि 1991 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एनईपी लॉन्च किया, जिसको एनईपी भी बोलते हैं, एनआईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हो आप। ये जो चीज लॉन्च हुई, इसका हमारे बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इस चीज का, इस लॉन्चिंग का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इसके टोटल 7 पॉइंट्स है। और इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक भी है, जिसका नाम है लिमरन। सिमरन नहीं, लिमरन। ओके, स्पेलिंग इसकी थोड़ी ध्यान से देखो, LIMMRNN, लिमरन। ठीक है, ये स्पेलिंग में यहां कोई ए नहीं है, ये ध्यान रखना। और 7 लेटर्स का ये वर्ड है। इस 7 लेटर्स से 7 हमारे पॉइंट्स बनेंगे, जो 7 के 7 इंपैक्ट है एनईपी के। अब ये ध्यान रखना कि ये एनईपी के इंपैक्ट है, तो एल स्पेसिफिकली, पी स्पेसिफिकली, जी स्पेसिफिकली कुछ नहीं, ये तीनों के ज्वाइंट इफेक्ट्स हैं। ओके, तो अब लिमरन में जब हम बात कर रहे हैं तीनों के ज्वाइंट इफेक्ट्स की, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो कहता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, क्या मतलब इसका? कि पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर होता था बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने अपने फंड्स रखे होते थे कि हाँ ये फंड्स हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ खर्चे होते थे, उसके लिए सरकार के पास सेपरेट फंड्स होते थे, तो वो उनके लिए बजट्स थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए। यहां क्या हुआ, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज है उनको बजटरी सपोर्ट का नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा उनके लिए कम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल सिंपल सा कारण है इसका, क्योंकि सरकार ने अपना मोस्ट ऑफ द वर्क प्राइवेट को सौंप दिया था। तो पब्लिक सेक्टर जो बहुत थोड़े से बचे थे ना, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और सरकार ने अपने पैसे अलग जगह पे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, अपने और काम धंधे संभालने शुरू कर दिए। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको खुद को इतना एफिशिएंट बनना पड़ेगा कि खुद के फंड्स वो खुद निकाल के, खुद जनरेट करके चल सके। सरकार की तरफ से उनको मना हो गई थी, अब तुम डायरेक्ट प्राइवेट के कंपीट करो, अगर नहीं कर सकते तो प्राइवेट आ जाएगा, तुम बस बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हुई लॉस। आई से क्या है, आई से इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब ये इंक्रीजिंग, ये लॉस तो था पब्लिक सेक्टर के लिए, इंक्रीजिंग कंपटीशन सबके लिए, सारे प्रोड्यूसर्स के लिए। एक आपका लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें कंज्यूमर, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी बातें हैं। तो क्या सीन था कि 1991 से पहले ना, प्रोड्यूसर मार्केट का राजा था, वो जो बना लेगा वो बिक जाएगा, कस्टमर बेचारे का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो बन गया हमें खरीदना पड़ रहा है। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स हो गए इतने सारे, कस्टमर के पास ऑप्शन ही ऑप्शन, दुनिया भर के ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर ने जो बना दिया वो बिक जाएगा, कस्टमर जो डिमांड करेगा वही बिकेगा, बाकी पड़ा रहेगा। ये सीन हो गया। 1991 से पहले प्रोड्यूसर राजा था, और 1991 का कस्टमर किंग बन गया, ये सीन था। ओके, तो इंक्रीजिंग कंपटीशन में बात ये आती है कि नंबर ऑफ फर्म्स डबल हो गई। डबल भी क्या, बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि एक तो प्राइवेट आ गया, ऊपर से एमएनसीज भी आ गई, बाहर वाली कंपनीज को भी अलाउ कर दिया, तो कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ गया था। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन में इतनी सी बात आएगी। एम से क्या है, मोर डिमांडिंग कस्टमर। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि तो जगह भी नहीं है, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी आपको पता है, और दूसरी चीज आप नोट्स बना रहे होंगे जैसा मुझे लगता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं एम से मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या होता था कि कस्टमर के पास लिमिटेड रिसोर्सेस, उसके पास खर्चा करने के वैसे भी उतने लिमिटेड से है। अब क्या हुआ, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, जो प्रोड्यूसर है किसी एक पर्टिकुलर गुड का, वो भी नॉर्मल बाकी गुड्स के लिए कस्टमर ही हुआ ना। तो मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, मतलब जो वाइड स्प्रेड कंज्यूमर्स है हमारी पूरी इकोनॉमी में, उनकी डिमांड के लेवल्स बढ़ गए, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी क्रेविंग्स बढ़ गई, उसके पास स्पेंड करने के लिए मनी भी है, उसको खर्चा करने की ताकत भी है, और वो लेना भी चाहता है। ये तीनों चीजें जो डिमांड पे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, वो तीनों है उसके पास। अगले एम का क्या मतलब है, ये तो मोर डिमांडिंग कस्टमर आप समझ चुके हैं। अगला एम कहता है मार्केट ओरिएंटेशन। जो बात मैंने आपको बातों बातों में समझाई थी, वो पूरा पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले चलता था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, अब आ गया मार्केट ओरिएंटेशन। फर्क बताता हूं, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, अब मार्केट ओरिएंटेशन। देखो, एक प्रोड्यूसर है, उसको बनाना है अपना सामान। पहले क्या होता था कि भाई तू बना दे, जो बन जाएगा वो बिक जाएगा।
प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, पहले प्रोडक्ट बनेगा फिर बिकेगा। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन जो 91 के बाद आया, उसका क्या मतलब कि पहले आप जाओगे मार्केट में, आप सर्वे करोगे कि कस्टमर को किस चीज की डिमांड है, कस्टमर को चाहिए क्या, आप मार्केट की तरफ ओरिएंटेड हो, इंक्लाइंड हो, झुके हुए हो, ये बात है। पहले प्रोडक्ट राजा था, जो आपने बना दिया वो बिक गया। अब मार्केट राजा है, आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लोग क्या चाहते हैं, वो बना के बेचना पड़ेगा, क्योंकि लोग वही खरीदेंगे। अगर आप नहीं बनाओगे तो लोग किसी और से खरीद लेंगे, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। ये चीज कहता है मार्केट ओरिएंटेशन। फर्क समझ रहे हो ना? ये है मोर डिमांडिंग कस्टमर, इंक्रीजिंग कंपटीशन और मार्केट ओरिएंटेशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, इसलिए कंपटीशन ऊपर। मोर डिमांडिंग कस्टमर का क्या मतलब कि कस्टमर की डिमांड्स बढ़ती गई धीरे धीरे, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे। और मार्केट ओरिएंटेशन का क्या मतलब? मार्केट ओरिएंटेशन कहता है कि पहले आपको मार्केट में जाकर सर्वे करना होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। आर से क्या आता है? आर से रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब देखो ये सारे इंपैक्ट्स है एनईपी के। मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन कहता है कि आपकी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटरलिंक हो गई, एक कोहर्सिव इकोनॉमी में रिजल्ट हुआ, इंटीग्रेट हो गई, तो वो होती है ग्लोबलाइजेशन। मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बिल्कुल ही इजी। तो वो चीज कहता है ये आर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आई, वो बाकी की दुनिया अडेप्ट कर लेगी बहुत जल्दी। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज होने लगा 1991 के बाद, क्योंकि सारी इकोनॉमीज मिक्स हो गई। दैट्स इट। एन से क्या आता है? नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स हम सारे बंदे, हमारा स्टाफ जो काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत पड़ी। 1991 से पहले काफी इनएफिशिएंट बंदे भी थे जो काम करते थे, अच्छी खासी सैलरी छापते थे। आज की डेट में ऐसे इनएफिशिएंट बंदे सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है, जहां सैलरी मिल रही है सरकार के घर से, लेकिन वो कंपनियां बहुत ज्यादा लॉस में है। प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इनएफिशिएंट है, काम भी नहीं कर रहा, पैसे भी छाप रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन चीजों को सीरियसली लेता है। अब ये है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत पड़ी, और वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं करोगे, एफिशिएंट काम नहीं मिलेगा, तो आपकी फर्म मार्केट में काम कर ही नहीं सकती, रूल आउट हो जाएगी, बहुत इजीली रूल आउट हो जाएगी बिना किसी शक के। तो इसलिए आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको बेटर करना है, ताकि वो अच्छे से काम करे और आपकी आज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये सारी बातें ना यही से लिंक्ड है। IMM, कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई, उसके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए, तो आपको अपने आप को बेटर करना होगा कि कस्टमर आपके पास ही आए। ये चीज है एन से। लास्ट वाला एन क्या कहता है? लास्ट वाला एन कहता है नेसेसिटी फॉर चेंज। मैंने आपको शुरू से बताया मैनेजमेंट डायनेमिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि टाइम फ्रेम बदलता रहता है, जेन्युइन सी बात है। अब नेसेसिटी फॉर चेंज कहता है कि जब से ये चीज आई ना 1991 में NEP, तब से डायनामिसिटी बहुत बढ़ गई है। उससे पहले इतना सीन नहीं था कि डायनामिक है, बदलती रहती है। तब से, जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, लिबरलाइजेशन हुई है, तब से क्या हुआ है कि चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं और हमें उन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बाहर। हमें अगर मार्केट में रहना है तो वी हैव अ नेसेसिटी टू चेंज, हमें बदलना होगा टाइम के साथ साथ। अगर नहीं बदलेंगे तो मार्केट से बाहर। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स। अगर मैं इनको कंक्लूड करूं तो आओ मेरे साथ बोल। एल से लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को सरकार की घर से आने वाला पैसा कम हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने बाकी कामों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और पब्लिक सेक्टर को खुद के लिए इनफ फंड जनरेट करने जरूरी हो गए थे। सेकेंड चीज आई, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेट सेक्टर आ गया, एमएनसीज भी एंटर होने लगी, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। दैट्स इट। मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर भी बढ़ गई, इकोनॉमी एक्सपैंड हो गई, और साथ ही साथ उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे, उसके पास प्रोडक्ट की वैरायटीज बहुत ज्यादा थी, तो वो डिमांड करने लगा। अगला एम, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थी, आप प्रोडक्ट बनाओ बिक जाएगा। अब मार्केट ओरिएंटेशन, आपको मार्केट में जाके सर्वे करना है, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा और फिर जाके वो बिकेगा। प्रोडक्ट सिर्फ वही बिकेगा जो कस्टमर चाहता है, तो आप प्रोडक्ट बनाओ ही वही जो कस्टमर चाहता है, ये बात है।
आज से रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट काफी जल्दी जल्दी चेंज होने लग गया। दैट्स इट। एन से नेसेसिटी फॉर चेंज, डायनामिक एनवायरमेंट काफी जल्दी जल्दी बदलता है। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर। आपको नेसेसरी है चेंज करना, टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत जरूरी है। लास्ट एंड क्या कहता है? नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, उसको इतना एफिशिएंट बनाओ, इफेक्टिव बनाओ कि काम टॉप नॉच मिले। अगर काम टॉप नॉच नहीं मिलेगा तो आप इंडस्ट्री से रूट आउट हो जाओगे। अब जब भी आपका एक आंसर है ना, उसके बाद जो भी 2-3 पॉइंट्स आपको केस स्टडी में मिले या जैसे भी हो समझाना हो, वो समझाने के बाद आपको एक छोटी सी 2 लाइन का कंक्लूजन देना है। वो कंक्लूजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले क्या था कि एक फर्म जिसको कुछ अक्ल नहीं है, उसको पता नहीं मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको पता नहीं कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, वो चल रही थी, वो पैसे छाप रही थी। लेकिन 1991 के बाद एस्पेक्ट रियलिस्टिक हो गया। तो हमें बात करनी है कि आफ्टर द एनईपी इंप्लीमेंटेड इन 1991 द इम्पैक्ट ऑफ एनईपी ऑन द होल हैज बीन पॉजिटिव। हाँ, टोटल इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ। इन सारी कमियों के बाद, ये फायदों के बाद इम्पैक्ट टोटल पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि फर्म्स को पता लग गया कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, हमें एक हेल्दी कंपटीशन कैसे लड़ना है। पहले वो एक शेल में बंद थे जहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अंधों में काना राजा, बस उनको पता था मैं अकेला ही हूं तो मुझे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब उनको कंपीट करना पड़ रहा है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। दैट्स इट। एक हेल्दी कंपटीशन लड़ रहे हैं और जो कंपटीशन में जीत जाएगा, जीत उसकी, मार्केट में वो रहेगा, पैसे वो छापेगा। दैट्स इट। तो आज के साथ, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम करते हैं खत्म। अगर आपका कोई भी सुझाव, ओपिनियन, क्वेरी कुछ भी हो, नीचे कमेंट कर दीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, वहां जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप। और लाइक और शेयर के लिए एज यूजुअल मैं नहीं कहूंगा, आप एक समझदार व्यूअर हो यार, आपको अच्छा लगेगा आप कर दोगे, नो इश्यूज। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो की बहुत जरूरी है। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहां आप शुरू करेंगे नया यूनिट, नया चैप्टर, प्लानिंग।